हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज़ बारका मिर्ज़ा एंड आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आई हूँ। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द आरबीआई रेजेस द रेपो रेट टू 4.40% एंड दिस न्यूज़ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, जैसे कि हमारा जो एग्जामिनेशन है वो बहुत ही क्लोज है, बहुत ही नज़दीक है, तो आपका ये जो न्यूज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरबीआई ने रेपो रेट्स को लेकर क्या क्या न्यूज़ गाइडलाइंस आई हैं, आरबीआई के सीआरआर के रिगार्डिंग क्या क्या न्यूज़ आई हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। द बिग न्यूज़ इज़, इतने समय से हम देख रहे थे कि हमारे जो रेट्स थे, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी, जो उनके 6 मेंबर्स थे, वो डिसाइड करते थे कि हमारा इन्फ्लेशन रेट कितना होना चाहिए, हमारा सीआरआर, हमारा एसएलआर, हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कितना होना चाहिए। तो वो जितने भी सारे रेट्स थे वो कांस्टेंट थे, इट हैड रिमेन अनचेंज्ड एट 4%, 4.25%। बट रिसेंटली हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग जो होती है, हमें पता है हर 2 महीने में मीटिंग होती है। अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुई थी अप्रैल के मंथ में हुई थी एंड नेक्स्ट जो मीटिंग रखा गया था इन द मंथ ऑफ जून। बट अचानक से ही आरबीआई जो हमारे गवर्नर हैं हम शक्तिकांत दास जी ने, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाए। ठीक है, तो लोग भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए कि अब अभी तो मीटिंग हुई थी, अचानक फिर क्या गाइडलाइंस आने वाली है, क्या अनाउंसमेंट होने वाली है। तो हमारे शक्तिकांत दास जी का ये कहना था कि मॉनेटरी पॉलिसी के कमेटी के जितने भी सारे मेंबर्स हैं, टोटल 6 मेंबर्स हैं हमें पता है, तो इनके द्वारा क्या किया गया है, 2 दिन की मीटिंग बुलाई गई थी, 2 दिन की मीटिंग रखी गई थी। 2 दिन की मीटिंग में इन्होंने डिसाइड किया कि रेपो रेट्स को जो है वो इंक्रीज करना है फ्रॉम 4% टू 4.40%, दैट इज 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज करना है हमारे रेपो रेट को, दैट इज द इंटरेस्ट रेट। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे बात की गई है सीआरआर को लेके भी, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो को भी 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया है, इंक्रीज किया गया है, दैट इज 4.5% से इंक्रीज किया गया है। 4% से 4.5% तक इंक्रीज किया गया है हमारे सीआरआर को भी, जो रेट्स हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हुई। सो बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको हमेशा कहती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। जब भी हमारे सेशंस होंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आपने क्या करना है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। जब भी हमारी सेशंस होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आरबीआई आपको प्रोवाइड कर रहा है सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल कोर्सेज। हमारे पास ऑल कोर्सेज भी अवेलेबल है फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 एंड फेज़ 2 के लिए सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास। अगर आप फेज़ 1 की बात करते हैं तो हमारे पास जीए का पोर्शन है, हमारे पास रीजनिंग है, क्वांट है, हर एक चीज़ अवेलेबल है। अगर हम फेज़ 2 की बात करते हैं तो हमारा मेन पोर्शन जो हो जाता है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ का पोर्शन है, देन हमारा फाइनेंस का पोर्शन है, देन मैनेजमेंट का पोर्शन है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन है। हर एक चीज़ अवेलेबल है हमारे पास। हमारा अगर सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज पे जाते हैं फॉर फेज़ 2 और फेज़ 1, अगर हम फेज़ 1 की बात करते हैं तो सब्जेक्ट वाइज हमारा जीए का मॉड्यूल वाइज कोर्सेज आपको मिल जाएगा। अगर कोई भी पोर्शन आपका वीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका जीए का पोर्शन वीक है या फिर क्वांट का या फिर रीजनिंग का, तो आप मॉड्यूल वाइज कोर्सेज को हमारे व्यूज़ कर सकते हो। या फिर फेज़ 2 के कोर्सेज को आपको व्यू करना है, दैट इज़ ईएसआई का पोर्शन हो गया, या फिर फाइनेंस का हो गया, या फिर मैनेजमेंट का हो गया, या फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का हो गया, तो आप वो भी कोर्सेज आपको हमारे पोर्टल पर अवेलेबल मिलेगा। एंड अगर हम सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल कोर्सेज की बात करते हैं तो अभी हमारा 3 डेज़ का ट्रायल प्रोग्राम चल रहा है। 3 डेज़ का ट्रायल प्रोग्राम चल रहा है जहां पर आप हमारे मॉड्यूल वाइज कोर्सेज को व्यू कर सकते हो कि हम क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। सो गो अहेड विद इट, हमारे कोर्सेज को लुक कीजिए, व्यू कीजिए, हमारे कंटेंट को देखिए कि हम किस तरह के कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 डेज़ का ट्रायल हमारा चल रहा है। गो अहेड, एक्टिवेट कीजिए इस ट्रायल प्रोग्राम को एंड हमारे कोर्सेज को व्यू कीजिए। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग, आपने क्या करना है, इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, दैट इज 7837773651। ओके, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से विजिट करोगे तो वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल मिल जाएंगे। ओके, देन हम अपना चलते हैं न्यूज में, दैट इज आरबीआई हाइक्स द रेपो रेट बाय 40 बेसिस
पॉइंट्स। जैसे कि हमने कहा, आप सब लोगों को पता होगा कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसके अंदर 6 मेंबर्स हैं टोटल। तो वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो हर 2 मंथ्स में अपनी मीटिंग करती है। रिसेंटली उन्होंने अप्रैल में मीटिंग करी थी एंड नेक्स्ट जो मीटिंग है उनकी जून में होने वाली थी। बट जून से पहले ही मई में ही ऑन 4th ऑफ मई हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, हमारे जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी ऑफ आरबीआई, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि रेपो रेट्स को जो है इंक्रीज करना है, जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज करना है बाय 40 बेसिस पॉइंट्स। ओके, दैट इज फ्रॉम 4% से इंक्रीज करके 4.40% तक करना है। ओके, अगर हम बात करते हैं बेसिकली, मान लो अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, अगर हम रेपो रेट की बात करते हैं तो रेपो रेट बेसिकली क्या है, हमारा इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई जो है मनी लेंड करती है टू ऑल दी बैंक्स इन दिस रेपो रेट, है ना। इसी रेपो रेट के ऊपर आरबीआई जो है डिफरेंट बैंक्स को जो है वो पैसा देती है ताकि बैंक जो है लोगों को लोन प्रोवाइड कर सके। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हो गया होम लोन हो गया, या फिर कोई व्हीकल लोन हो गया, मोबाइल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, बहुत सारे ऐसे लोन्स होते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जब आपके रेपो रेट्स में रेपो रेट्स को इंक्रीज किया जा रहा है तो हम होम लोन्स लेंगे या कोई भी लोन्स लेंगे तो बैंक भी तो लोन्स जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी इंक्रीज करेगी। तो क्या उस टाइम पे लोग ज़्यादा लोन लेंगे कि नहीं लेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि नहीं लेंगे, क्योंकि लोगों के पास जो है पैसा कम है, वो लोन्स, क्योंकि पैसा लोन्स पर ज़्यादा जा रहा है, लोन्स के इंटरेस्ट रेट्स पर ज़्यादा जा रहा है कि नहीं। तो लोग जो है मार्केट में डिमांड कम करेंगे तो प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट भी जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो बेसिकली हमारे आरबीआई का ये कहना है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ये कहना है कि हमें इन्फ्लेशन को टैकल करना है। इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए हम जो है रेपो रेट्स को है वो इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम 40 बेसिस पॉइंट्स। ओके, द एमपीसी इज शेड्यूल्ड टू मीट ऑन जून 8 and analysis expect it to again raise the repo rate by at least 25 bps। तो नेक्स्ट जो मीटिंग होने वाली थी ऑन 8 ऑफ जून होने वाली थी, बट उससे पहले ही इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए हमारे जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी ने, उन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया, अचानक से मीटिंग बुलाई, मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि हमें रेपो रेट जो है उसको इंक्रीज करना है एंड हमारा जो CRR है दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, जो इतने दिनों से अनचेंज था उसको भी इंक्रीज करना है। ठीक है, तो रेपो रेट्स को कितने से इंक्रीज किया है? 40 बेसिस पॉइंट से, दैट इज 4 पॉइंट से 4.40% से, एंड एट द सेम CRR को दिया गया है 50 बेसिस पॉइंट, दैट इज फ्रॉम 4% टू 4.5% से इंक्रीज किया गया है। ओके, Home, auto and other loan EMIs are likely to increase after the Reserve Bank of India hiked this key interest rate by 40 bps in a surprise move on 4th of May, an effort to tame inflation that has remained subsequently above target in recent months। तो इन्फ्लेशन को मेन टारगेट किया गया, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए ये सारे स्टेप्स जो है वो लिए गए हैं बाय आरबीआई गवर्नर, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। ठीक है, अब व्हाट हैज़ हैपेंड, इस मीटिंग के दौरान क्या हुआ? अगर हम रेपो रेट्स की बात करते हैं तो रेपो रेट्स जो है हमारा इंटरेस्ट रेट है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, वो मीटिंग जो होती है उनके मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन रेट क्या होना चाहिए, हमारा SLR क्या होना चाहिए, हमारा CRR क्या होना चाहिए, हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट्स क्या होने चाहिए। लिमिट्स दे दिए गए हैं, अपर लिमिट्स, लोअर लिमिट्स। अपर लिमिट्स दिया गया है कि 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड लोअर लिमिट हमारा कितना दिया गया है, दैट इज 2%, है ना। तो इनके बीच में जो एवरेज रेट्स होंगे वो फिक्स किए जाएंगे टू टैकल इन्फ्लेशन, टू मेंटेन ग्रोथ, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। बट ऐसी चीज़ें नहीं देखी गई। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट्स इन द बैंकिंग सिस्टम आर सेट टू गो आफ्टर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन वेडनेसडे, दैट इज ऑन 4th of May, jacked up the repo rate, the main policy rate by 40 basis point to 4.40%। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि रेपो रेट क्या हो जाता है कि हमारी जो आरबीआई जो है वो मनी लेंड करती है टू ऑल दी बैंक्स। तो जब रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है तो बैंक्स जब लोगों को पैसा देगी तो वहाँ पे भी तो उनका भी तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा,
है ना। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो लोग जो है लोन उतना लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि लोन में उतना पैसा भरेंगे तो उनके पास क्या बचेगा। लोग चाहते हैं कि कम से कम पैसा खर्च हो, उनके डिमांड्स कम होंगे, डिमांड्स कम होंगे तो प्रोडक्ट्स वो नहीं खरीदेंगे मार्केट में प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स के प्राइजेस जो हैं वो गिरने लगेंगे। तो बेसिक एम है कि हमारे इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए हमारे गवर्नर ने हमारे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस स्टेप को लिया है और रेपो रेट को इंक्रीज किया है। ओके, देन अगर हम बात करें कि CRR, कैश रिजर्व रेशियो, तो जैसे हमारे MPC ने रेपो रेट को इंक्रीज किया है वैसे ही हमारे CRR को भी इंक्रीज किया है। CRR इन द सेंस क्या हो जाता है, कैश रिजर्व रेशियो। अगर हम कैश रिजर्व रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे बात आ जाती है, आपने सुना होगा NDTL, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जितने भी सारे कस्टमर्स हैं उनके पास अगर पैसा है, कैपिटल है, तो वो क्या करते हैं, बैंक में सेव कर देते हैं, अपने सेविंग्स में डाल देते हैं या फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं। तो CRR का मेन एम क्या है कि कुछ पैसा क्या है वो एज रिजर्व रखना है, किसके पास, RBI के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, ताकि इमरजेंसी के टाइम पे वो पैसा जो है वो काम आ सके, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो बैंक के पास कितना है, 100 करोड़ रुपया है, ठीक है, बैंक के पास 100 करोड़ हैं, तो अब बैंक्स को क्या करना है, 100 करोड़ का 4.5% अमाउंट किसके पास रिजर्व रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, ताकि इमरजेंसी के टाइम पे ये जो अमाउंट है वो काम आ सके, ठीक है। तो दैट इज CRR। जैसे कि CRR को बढ़ा, पहले था 4%, अब उसे इंक्रीज करके 4.5% कर दिया गया, तो 400 करोड़ का 4.5% एज रिजर्व किसके पास रहेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो ये भी जो स्टेप लिया गया है ये भी बेसिकली क्या, लिक्विडिटी को मेंटेन रखने के लिए, हमारे इन्फ्लेशन को मेंटेन रखने के लिए, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए इस चीज़ को इंक्रीज किया गया है, ठीक है। द CRR increased by 50 basis points to 4.50% to suck out liquidity and bring down the elevated inflation। मतलब लिक्विडिटी को मार्केट से कम करने के लिए इस स्टेप को लिया गया है बाय आर MPC, ठीक है। However, the central bank retained the accommodative monetary policy in an unscheduled meeting of the monetary policy committee। तो as we all know कि इस मीटिंग की कोई शेड्यूलिंग नहीं की थी, हमारे जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी ने, उन्होंने अचानक MPC की मीटिंग रखी एंड अचानक उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया, बेसिकली एक रिलीफ हम कह सकते हैं, एक रिलीफ स्टैंस में, दैट इज एक अकोमोडेटिव स्टैंस में उन्होंने ये मीटिंग की एंड उन्होंने इस मीटिंग में डिसाइड किया कि हमें रेपो रेट जो है वो इंक्रीज करना है, CRR जो है वो इंक्रीज करना है टू टैकल इन्फ्लेशन, ठीक है। RBI Governor Shaktikant Das announced that the Monetary Policy Committee has met over the previous 2 days and unanimously decided to raise the benchmark interest rate in the economy। तो मैंने पहले भी कहा था 2 दिन की इनकी मीटिंग, अचानक MPC ने मीटिंग की थी जिसमें कि 6 मेंबर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उन मेंबर्स ने मिल के डिसाइड किया कि हमें जो है रेपो रेट को इंक्रीज करना है फ्रॉम 4% टू 4.40% एट 40 बेसिस पॉइंट, बाई 40 बेसिस पॉइंट, ठीक है। The RBI has argued that it is concerned about the raising level of inflation। Basically, inflation को target, inflation को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसी वजह से इस चीज़ को फोकस किया गया है कि रेज कर दे हमारे रेट्स को, ठीक है। मान लो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं कहूँ, अगर हमारी MPC ने, हमारी RBI ने रेज किया है इंटरेस्ट रेट को, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है जब इंटरेस्ट रेट रेज किया गया है तो लोग जो लोन्स लेंगे उसमें भी तो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मतलब जितना पैसा लिया है उसका और ज़्यादा भरना पड़ेगा उन्हें, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें की गई है। लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो वो लोन कहाँ से लेंगे, लोन लेंगे तो डबल उनको भरना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इससे ज़्यादा लोग क्या प्रेफर करेंगे कि लोन हमें नहीं लेना है, ठीक है। यही चीज़ होगा, लोगों के पास पैसा अगर होगा तो वो, अगर वो लोन लेंगे, उनके पास पैसा है तो ज़्यादातर पैसा उसको लोन भरने में जाएगा, तो इसी हिसाब से उनके डिमांड्स कम हो जाते हैं, लोग खर्च कम करना चाहते हैं इन द इकोनॉमी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे RBI ने, हमारी MPC ने
देखा है कि इसका एक एडवर्स इफेक्ट भी हमारी इकोनॉमी में पड़ सकता है, हमारी इकोनॉमी में, एंड सबसे ज़्यादा अगर इफेक्ट होगा इस चीज़ को तो हमारे बिजनेस क्लास को, हमारे कॉर्पोरेट्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट हमें उस पर देखने को मिल सकता है। तो मेन इनका एम क्या है कि इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कि ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि ऑटोमेटिकली फिर इन्फ्लेशन जो है वो, महंगाई जो है वो दिन पर दिन कम होते जाएगी। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास 200 रुपीज़ है। ओके, मान लो मेरे पास 200 रुपीज़ है, तो 200 रुपीज़ है तो बैंक मुझे 3% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, 3%। तो मैं सोचूं क्यों 200 रुपीज़ में 3% इंटरेस्ट बहुत कम मिल रहा है। ठीक है, अब अचानक से मैं सुन रही हूँ कि बैंक जो है 3% इंटरेस्ट से वो बढ़ा के 5% इंटरेस्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो मैं ये सोचूंगी अच्छा 5% इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, अगर मैं 200 रुपया जमाऊंगी तो उसके ऊपर मुझे 5% इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये अच्छी बात है। तो लोग प्रेफर करेंगे कि हाँ मेरा पैसा सेव होगा, ज़्यादा मुझे पैसा मिलेगा, तो लोग क्या कम खर्च करेंगे, अपने एक्सपेंसेस पे कम खर्च करेंगे एंड सेविंग्स जो है वो ज़्यादा करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो स्टेप है उसको रखा गया, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया गया, हमारे CRR को भी इंक्रीज किया गया है। अगर हम इस मैप के थ्रू देखें, विद द हेल्प ऑफ दिस मैप, तो यहाँ पे रेपो रेट ट्रेंड दी गई है। ओके, एंड यहाँ पे हमारा CPI इन्फ्लेशन, WPI इन्फ्लेशन की मैं बात करूंगी। ठीक है, तो रेपो रेट अगर हम देखें ड्यूरिंग पैंडेमिक ऐसा सिचुएशन आ गया था, अगर हम 2020 की बात करते हैं, 2020-21 की बात करते हैं, बेसिकली 2020 की बात करते हैं, तो ड्यू टू पैंडमिक एक ऐसा सिचुएशन हो गया था कि देश की जो इकॉनमी थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, नेगेटिव में चली गई थी, GDP ग्रोथ रेट, रिसेशन में हम चल गए थे, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बंद हो गई थी, लॉकडाउन्स हो गए थे, हर एक चीज़ बंद पड़ा था, तो हमारी इकॉनमी जो है वो नेगेटिव में चली गई थी, है ना। रेपो रेट का अपर लिमिट हमें पता है कि 6% है। ठीक है, बट उसको एक कांस्टेंट में रखा गया ड्यूरिंग पैंडेमिक, ऑल्सो उसको कांस्टेंट में रखा गया एट 4%, है ना। तो अब इस चीज को इंक्रीज किया गया है फ्रॉम 4% टू 4.40%। बेसिकली ये जो अप्रैल 3rd ऑफ अप्रैल से 18th ऑफ अप्रैल के बीच, एंड अभी मई चल रहा है, मई 4th से लेकर मई 22 तारीख के तक ये चीज़ डिसाइड की गई। हाल ही में मई 4th को ये चीज़ डिसाइड की गई कि हमारा रेपो रेट जो है उसको इंक्रीज किया गया है फ्रॉम 4.40% टू टैकल इन्फ्लेशन, है ना। अगर यहाँ पे हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो पैंडेमिक के टाइम पे क्या हुआ था, हर एक चीज़ बंद पड़ गया था। तो जब सब कुछ बंद पड़ गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बंद हो गई थी, तो नॉर्मल सी बात है इन्फ्लेशन जो है, प्रोडक्ट्स की कॉस्ट जो है वो बढ़ रही थी, महंगाई जो है वो बढ़ रहा था। बट धीरे धीरे जैसे ही हमारी इकॉनमी पटरी पर आई, जैसे ही हमारी इकॉनमी धीरे धीरे ग्रो करने लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी, तो उसी तरह हमारी इकॉनमी भी जो है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगी, है कि नहीं। एंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो सेट कौन करता है, हमारा MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अपर लिमिट 6%, लोअर लिमिट 2%, इन 2% एंड 6% के बीच में ही हमारा एवरेज लिमिट जो है वो सेट किया जाता है फॉर इन्फ्लेशन, फॉर CRR, फॉर SLR, बैंक रेट, हर एक चीज़। बट अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो ये नियर अबाउट 7% जाने को है, मतलब नियर अबाउट 6.9% तक पहुंच गया, 6.95% हमारा WPI इन्फ्लेशन, हमारा CPI इन्फ्लेशन। तो ये एक नेगेटिविटी है यहाँ पे कि इतनी महंगाई, लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन महंगाई जो है वो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है। तो अब हमारे RBI जो हमारे गवर्नर हैं, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, अब वो उनको ध्यान में आ रहा है, अब वो सोच रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल नहीं कर पाए, अगर इन्फ्लेशन को हम ऐसे ही, हम जो रेट्स हैं वो अनचेंज ही रखें, इन्फ्लेशन ऐसे बढ़ते ही जाएगा, अगर महंगाई बढ़ती जाएगी तो ग्रोथ कहाँ से होगा देश का, है ना। हमने CPI इन्फ्लेशन का देखा, हमने WPI इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो WPI इन्फ्लेशन जो है हमारा 11% से लेकर 12% तक बढ़ गया था। तो कितनी महंगाई बढ़ गई थी। तो हमारे MPC, हमारे जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी ने, उनको एहसास हुआ कि हम इन्फ्लेशन को टैकल करने के चक्कर में हम जो महंगाई है वो दिन पर दिन और बढ़ते जा रही, इन्फ्लेशन कम क्या होगा, वो और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अब उन्होंने ये स्टेप लिया, एक अचानक से एक मीटिंग बुलाई कि इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे टैकल किया जाए। Okay, the reason for high inflation have tended to change over the months, but overall inflation has remained high.
हर टाइम पर आपको महंगाई देखने को ही मिली, ऐसी कोई भी टाइम नहीं हुई कि हमें महंगाई जो है वो कम मिली। इन्फ्लेशन टेंड्स टू राइज एंड राइज, है ना। सम टाइम इट हैज़ बीन फ्यूल्ड बाई हाई क्रूड ऑयल। इन्फ्लेशन का मेन फैक्टर्स क्या है, क्या रीजंस है कि हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन है। सबसे पहला फैक्टर क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है बहुत हाई है। क्रूड ऑयल प्राइसेस के ऊपर जो टैक्स भरना पड़ता है वो भी बहुत हाई है। सेकंड फैक्टर, अगर हम थर्ड फैक्टर की बात करते हैं तो जब वॉर हुई थी तो उस टाइम पे फूड आर्टिकल्स की शॉर्टेज पड़ गई थी, स्केर्सिटी हो गया था। देन फोर्थ फैक्टर हम कह सकते हैं अनसीजनल रेन्स, जो इन्वायरमेंटल में चेंजेस आती हैं, अनकंडीशनल जो कंडीशंस ऐसे हो जाते हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो जाता है हमारे इन्वायरमेंट को लेके। तो ये सारे क्या हैं, रीजंस हैं कि हमारा इन्फ्लेशन जो है वो इतना दिन पर दिन इंक्रीज होते जा रहा है। वो टैकल उसको हम कैसे करें, ओके। तब जाके हमारे गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें की हैं, ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं एक एडवर्स इफेक्ट। जब हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम EMIs की बात कर लेते हैं। लोग क्या करते हैं, EMIs लेते हैं, लोन्स पे ना घर लेते हैं या फिर बाइक्स लेते हैं, मोबाइल लेते हैं EMI पे। तो जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो गया है तो नॉर्मल सी बात है EMIs जो आपको भरना पड़ रहा है, लोन आप भरोगे उसका, तो इसका भी तो इंटरेस्ट रेट आपको भरना पड़ेगा, वो भी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है। तो जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ तो EMI भी इंक्रीज़। लोग क्या करेंगे, लोन्स लेंगे नहीं लेंगे, लोन्स लेना कम कर देंगे। मार्केट में डिमांड जो है वो भी कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, डिमांड कम हो जाएगा। सेम प्रोडक्ट की प्राइसेस जो बढ़ी हुई है वो ऑटोमेटिकली कम होगी। तो हमारे गवर्नमेंट का मेन एम यही है कि प्रोडक्ट की प्राइसेस, लोन्स लोग नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो इंटरेस्ट रेट है वो धीरे धीरे कम होगा। जब कम होगा तो लोग फिर टेंड टू टेक लोन्स, दे विल टेक लोन्स। जब प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जब कम होगी ऑटोमेटिकली तो लोगों के डिमांड्स भी है वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, है कि नहीं। डिपॉजिट रेट्स आर ऑल्सो सेट टू राइज आफ्टर द रेपो रेट हाइक दैट कम्स आफ्टर नियरली 4 years। ये चीज़ अगर हम बात करते हैं, लोन्स की हमने बात कर ली, ठीक 4 साल पहले मैं अगर बात करूँ 2018 की, अगस्त 2018 में हमारा जो रेपो रेट है लास्ट उसको इंक्रीज किया गया था अप टू 6.50%। ये क्या है, 2018 की बात है। 2018 अगस्त के मंथ में हमारे रेपो रेट को जो है इंक्रीज किया गया था फ्रॉम 6.50%। बट धीरे धीरे इन्फ्लेशन को टारगेट करते हुए इसमें फ्लक्चुएशंस आती गई, ठीक है। फिर ये चीज़ 6.50 से 4% पे आ गया। अब फिर 2022 मई में अब जो रेपो रेट्स में फिर से हमें चेंजेस देखने को मिले हैं, दैट इज फ्रॉम 4% टू 4.40%, ठीक है। बाय हाइकिंग द रेपो रेट एंड CRR, द RBI इज एमिंग टू कीप इन्फ्लेशन विच इज ऑलरेडी क्लोज टू 7%। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा इन्फ्लेशन है, हमारा CPI है, हमारा WPI, इट टेंड्स टू इंक्रीज, दैट इज 7% के आसपास वो जा रहा है, दैट इज 6.95 तक पहुंच गया, मतलब 7% तक। कितना महंगाई है, इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा है। तो इस चीज़ को मेन टैकल करने के लिए हमारी जो RBI गवर्नमेंट है वो ये सारे मेजर्स अपना रहे हैं, ठीक है। The hike in the repo rate, the key policy of the RBI or the rate at which it tends to banks means the cost of funds for banks will also goes up। नॉर्मल सी बात है, यहाँ सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट बैंक्स को भी देखने को मिलेगा। जो NBFCs हैं हमारे, नॉर्मल सी बात है, बैंक्स क्या करते हैं, लोन्स देते हैं। इंटरेस्ट रेट जब रेपो रेट बढ़ेंगे तो नॉर्मल सी बात है बैंक जो लोगों को लोन्स देगा उसका भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो उसमें भी एक एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। दिस विल प्रॉम्प्ट बैंक्स एंड NBFCs टू रेज द लेंडिंग एंड डिपॉजिट्स। जितने भी क्रेडिट फैसिलिटीज देंगे, लोन्स देंगे लोगों को, उसमें भी उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा इन दी अपकमिंग डेज। तो इससे क्या होगा, लोग जो है वो लोन्स थोड़ा लेना कम कर देंगे, है ना। हाउएवर एनालिसिस से दैट कंजम्पशन एंड डिमांड कैन बी इम्पैक्टेड बाय द रेपो रेट हाइक। नॉर्मल सी बात है, इसका इफेक्ट हमें किस में सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट राइज हुआ है, तो इसका इफेक्ट हमें लोन्स पे देखने को मिलेगा। लोग जो लोन्स लेंगे वो कम लेंगे, लोन्स कम लेंगे, डिमांड जो है उनके कम होंगे, वो खर्च कम करेंगे, है कि नहीं। तो इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है हमारे कंजम्पशन पे एंड हमारे डिमांड पे, है ना। एंड लास्ट अगर हम बात करते हैं, हमने बात कर लिया रेपो रेट की, अब हम बात करते हैं CRR की, कैश रिजर्व रेशियो।
जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो बेसिकली क्या हो जाता है कि जो बैंक्स के पास जो पैसा आता है एट NDTL, है ना, बैंक्स के पास जो पैसा आता है, मान लो 100 करोड़ रुपीस है बैंक्स के पास, तो बैंक ये 100 करोड़ रुपीस क्या करेगी, अपने पास ही रखेगी। जो उनके पास फिक्स डिपॉजिट जो आया है, और सेविंग डिपॉजिट में आया है, वो अपने पास रखेगी नहीं। इसका 4.5% जो है वो किसको देगी, किसको रखने के लिए देगी, RBI को एज रिजर्व, ताकि वो इमरजेंसी सिचुएशन में काम आ सके, है ना। जैसे कि CRR को इंक्रीज किया गया है एट 50 बेसिस पॉइंट्स पे, है ना, तो मतलब 4% से 4.5% तक। तो 100 करोड़ का 4.5% जो है बैंक्स को एज रिजर्व देना पड़ेगा, किसको, RBI को। तो 50 बेसिस पॉइंट्स हाइक जब CRR में आया तो ₹87,000 करोड़ जो है अब बैंक्स को देना पड़ रहा है, किसको, RBI को। दैट इज 87,000 करोड़। ध्यान रखना है आपने, बैंक्स के पास इतने सारे पैसे थे एज फिक्स डिपॉजिट या सेविंग्स, तो 87 ड्यू टू द हाइक इन CRR बाय 50 BPS, तो बैंक्स को अब क्या करना पड़ रहा है, 87,000 करोड़ जो है अब RBI के पास देना पड़ रहा है एज रिजर्व्स। ओके, तो ये भी, तो सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा अगर इसके इस अनाउंसमेंट के से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे बिजनेस क्लास को पड़ेगा, हमारे जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस है, कॉरपोरेट्स है, उसके ऊपर पड़ेगा। लोग जो है, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, है कि नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ रहा है। तो हाल ही में मतलब कि कल परसों की न्यूज़ है, जो हमारी निफ्टी है, निफ्टी जो कॉरपोरेट है, जो उसमें क्या हुआ कि 350 से 350 100 या मतलब 400 के आसपास उनके जो शेयर्स हैं वो कम हो गए, गिर गए। बेसिकली उनके जो पॉइंट्स हैं 350 पॉइंट्स 400 पॉइंट से वो नीचे चले गए। एंड उसमें जो इन्वेस्टर्स थे बेसिकली उनका कितना पैसा डूब गया, दैट इज 6.27 लाख करोड़। निफ्टी के जितने भी सारे इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा डूब गया, वो लॉस में चले गए ड्यू टू दिस न्यूज़। जिन्होंने पैसा लगाया था, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर मार्केट में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सिक्योरिटीज़ में, तो निफ्टी में क्या हुआ, 350, 100 या 400 पॉइंट से वो नीचे चले गए एंड 6.7 लाख करोड़ जो इन्वेस्टर्स थे उनका पैसा जो है वो डूब गया। तो ये जो न्यूज़ है रिसेंटली आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जामिनेशन की हम तैयारी करें, अगर हमारा अभी सामने सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है दैट इज़ RBI ग्रेड B, तो इसमें से क्वेश्चंस आपको 110% पूछे जाएंगे ही। ये एक हम कह सकते हैं सबसे बड़ी न्यूज़ है, जो कि 10 to 12 मंथ से 10 to 12 कॉन्जिक्यूटिव मंथ से हमारे जो रेट्स थे वो अनचेंज ही थे एट 4%। बट हाल ही में ऑन 4th ऑफ मे इस चीज़ को चेंज किया गया, हमारा रेपो रेट एंड हमारा CRR, ठीक है, रेपो रेट्स एट 40 बेसिस पॉइंट एंड हमारा CRR एट 50 बेसिस पॉइंट्स से इंक्रीज किया गया। दैट इज फ्रॉम 4% से 4.40% हमारा रेपो रेट एंड CRR हमारा 4 से 4.5% से इंक्रीज किया गया। तो ध्यान रखना है, बेसिकली टू टैकल इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री, ताकि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ मेंटेन रहे, ठीक है। अब हमारे गवर्नमेंट को ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन के चक्कर में ग्रोथ ध्यान में रही ना, इन्फ्लेशन के ही चक्कर में वो मतलब हमारे इकोनॉमी का धीरे धीरे ग्रोथ भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अभी हाल का न्यूज़ है। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग स्टूडेंट्स, आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगी। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।